गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी जिसका नाम है नमक का दरोगा। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले सभी अपना अपना किताब निकाल ले और साथ ही अपने हाथ में एक पेंसिल रख ले, ताकि मैं जहाँ जो कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा वह अर्थ आप लोग बुक में या फिर किसी कॉपी में लिख लिया करना है, या फिर कहीं पर मैं अंडरलाइन करने के लिए बोलूँगा तो वह अंडरलाइन कर लेना, ताकि वह तुम्हारे अनुशीलनी जो होता है वह प्रश्न अभ्यास वहाँ काम आ सकती है। तो बच्चों सभी अपना बुक और एक पेंसिल तैयार कर लो। तो नमक का दरोगा यह कहानी पढ़ने से पहले मैं आप सबको उनके लेखक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि वे कौन थे और वे कैसे हिंदी साहित्य जगत में उनका प्रादुर्भाव हो पाया। मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के कुशल चितेरे मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर के 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। तो बच्चों, यह जो नमक का दरोगा कहानी है जिसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? बनारस शहर के 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। कहाँ हुआ था? बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय, वास्तविक यानी इनका ओरिजिनल नाम, जो उनका मूल नाम है वह है धनपत राय। पिता मुंशी अजायब लाल डाकखाने में किरानी थे। मुंशी प्रेमचंद के यानी यह जो मुंशी प्रेमचंद, लेकिन यहाँ पर उनका वास्तविक नाम क्या कहा गया है? धनपत राय। तो धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद वे कैसे बने वे हम आगे जानेंगे, पर अभी हम लोग यह मान लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी है जो है वे अभी धनपत राय के नाम से जाने जाते हैं। तो धनपत राय के पिता का नाम था मुंशी अजायब लाल। उनके पिता का नाम क्या था? मुंशी अजायब लाल। वे क्या काम करते थे? वे डाकखाने किसे कहते हैं? पोस्ट ऑफिस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्ट ऑफिस, लेकिन हिंदी में उसे कहते हैं डाकखाना। तो डाकखाना में किरानी का काम करते थे। कौन? मुंशी प्रेमचंद के पिताजी यानी मुंशी अजायब लाल। माता का नाम आनंदी था। उनके पिता का नाम था अजायब लाल और माता की नाम है माता आनंदी। धनपत राय पहले उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। अब देखना, उनके 3 नाम हम लोगों ने देखा। एक हो गया, सबसे वास्तविक नाम है धनपत राय, है ना? उनका वास्तविक नाम जो है वह है धनपत राय। फिर उससे आया नवाब राय, यानी यह उर्दू में लिखा करते थे, है ना? उर्दू में वे लिखा करते थे, इसलिए वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। लेकिन उनका वास्तविक नाम यह हो गया, उनका वास्तविक नाम यह हो गया उनका वास्तविक नाम। और उर्दू में जब वे पहले लिखना शुरू किया तो वे नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। उर्दू में प्रकाशित उनका पहली कहानी संग्रह सोजे वतन जब अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया तो उन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना आरंभ किया। उनकी वास्तविक नाम था
धनपत राय, जो उनकी माता पिता ने उनका नामकरण किया था तो धनपत राय। लेकिन वे सबसे पहले उर्दू में लिखा करते थे। पहले हिंदी में उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने सबसे पहले उर्दू में लिखना शुरू किया। तो उर्दू में वे किस नाम से लिखा करते थे? नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। और उनकी पहली कहानी संग्रह जो है, जिसका नाम है सोजे वतन, जो उनकी पहली कहानी संग्रह है वह हो गया सोजे वतन। यह कहानी है जो कि उर्दू भाषा में लिखा गया कहानी है ना। यह उर्दू भाषा में लिखा गया कहानी है सोजे वतन, जो कि उन्होंने उर्दू में लिखा था नवाब राय के नाम से। लेकिन इस सोजे वतन को, जो उनकी पहली कहानी है, उस कहानी को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। जब्त यानी उन्हें सीज कर लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब्त किस कारण किया गया, है ना। कहानी लिखना, कविता लिखना, कोई उपन्यास लिखना तो कोई कानूनी जुर्म तो नहीं है। लेकिन उन्हें यह सोजे वतन कहानी अंग्रेज सरकार ने, भारतीय सरकार ने नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार ने जब वे लिखना शुरू किया, तब हमारे देश पर भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो सोजे वतन कहानी जो उन्होंने उर्दू में लिखा था, यह कहानी अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। जब्त यानी सीज कर लिया। किस लिए सीज किया? क्योंकि सोजे वतन का अर्थ वतन यानी हमारी देश, हमारी मातृभूमि। और सोजे मतलब सोया हुआ वतन। यानी जब अंग्रेज सरकार हम पर अपना हुकूमत चलाया करते थे, तो हम भारतवासी जो कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन ज्यादा प्रतिशत लोग अंग्रेजों के गुलामी किया करते थे। लोगों के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ता था। उन्हें अंग्रेजी शासन में बहुत तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ रही थी। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने नवाब राय के नाम से उर्दू में यह सोजे वतन नामक कहानी प्रकाशित किया। लेकिन उसमें जनसाधारण को भड़काने या उसे जागरूक करने की, उसमें जो प्रेरणादायक कहानी संग्रह था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उसे जब्त कर लिया, उसे जला दिया गया, ताकि लोगों के पास यह कहानी न जा सके। तब अंग्रेज सरकार ने उन्हें मना कर दिया कि अब आप नहीं लिख सकते, ना तो कहानी लिख सकते हैं और ना ही उपन्यास और ना ही निबंध, नाटक या कुछ भी आप नहीं लिख सकते। तो उन्होंने क्या किया, अब अपना नाम बदलकर, यानी पहले हुए धनपत राय थे, फिर धनपत राय से हुए नवाब राय बने, नवाब राय से अब हुए 3 में क्या बन गए? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद यानी हिंदी में हुए लिखना शुरू किया। उर्दू में हुए नवाब राय के नाम से जाना जाते थे और वास्तविक नाम उनका था धनपत राय। और वे जब हिंदी में लिखना शुरू किए, यानी जब सोजे वतन नामक कहानी जब्त कर लेने के बाद अंग्रेज सरकार ने उन्हें लिखने से मना कर दिया, तो उन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद जी रखकर हिंदी में हुए लिखना शुरू कर दिए। आजीविका के लिए शिक्षक की नौकरी की तथा शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी बने। कहने की आजीविका यानी अपने पारिवारिक भरण पोषण के लिए उन्होंने शिक्षक की नौकरी यानी टीचर की नौकरी उन्होंने करना प्रारंभ किया। और वे बाद में शिक्षा विभाग यानी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में उनको शिक्षा विभाग का डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी यानी डेपुटी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेपुटी इंस्पेक्टर के रूप में उन्हें कार्यरत प्रदान किया गया। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। उनका जन्म जैसे हम लोगों को पता चला कि 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था और उनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 को देहावसान हो गया। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक तंगी से जूझते रहे। कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी का जो वास्तविक जीवन था
वे आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता था, उन्हें जूझना पड़ता था। यह परेशानियों के कारण नौकरी में बार बार हो रहे तबादले, नई नई सामाजिक समस्याएं एवं पारिवारिक झंझटों से तंग आकर वे सब कुछ छोड़कर साहित्य साधना में लग गए। कह रहे कि उनकी नौकरी में, यानी पहले जैसे कि हम लोगों को पता चला कि पहले वे शिक्षक थे, शिक्षक के बाद उन्हें शिक्षा विभाग का डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया गया। उसके बाद और तरह तरह के उनको तबादले यानी ट्रांसफर, है ना, तबादले यानी उनका प्रमोशन, कहीं कभी इस डिपार्टमेंट कभी उस डिपार्टमेंट में करते करते उससे वे तंग आ गए। तंग आने के बाद वे क्या करने लगे, और सामाजिक समस्याएं, और भी सिर्फ यह तबादले के ही असुविधा नहीं थी, बल्कि सामाजिक समस्याओं के कारण, पारिवारिक झंझटों के कारण वे सब कुछ छोड़कर साहित्य साधना में लग गए, यानी साहित्य, हिंदी साहित्य में वे लिखना शुरू कर दिए। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां तथा 14 उपन्यास की रचना की। सोचो, मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियां और 14 उपन्यास, बड़े बड़े उपन्यासों का उन्होंने रचना किया हिंदी में। उनकी गिनती संसार के महान लेखकों में होता है। आगे चलकर उन्हें उपन्यास सम्राट, महान कहानीकार, कलम का सिपाही जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। कह रहे हैं कि वे ऐसे लेखक थे, ऐसे कहानीकार थे, ऐसे उपन्यासकार थे जिनके बदौलत उन्हें जो शिक्षाविद यानी एजुकेशनिस्ट जो थे, उन्होंने उनको तरह तरह के नाम से उनको नवाजा गया। जैसे कि सबसे पहला है उपन्यास सम्राट, यानी उन्होंने जो 14 बड़े उपन्यास लिखे हैं, जिस कारण लोगों ने, शिक्षाविदों ने, एजुकेशनिस्ट ने उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से विभूषित किया। फिर महान कहानीकार, यानी उनकी एक एक कहानी, जो 300 से अधिक कहानियां उन्होंने लिखी है, वह एक एक कहानी का दूसरी कहानी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि प्रत्येक कहानी में वह अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग उसमें दुख, जो प्रमुख जनसाधारण है, आम जनता है, उनके ऊपर लिखी गई यह कहानियां हैं। इसलिए उन्हें महान कहानीकार के रूप में भी जाना जाता है। कलम का सिपाही, यानी जैसे हम लोग सिपाही जो कहते सोल्जर्स तो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके हाथ में क्या रहते हैं, है ना, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर्स में जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तैनात किए जाते हैं, उन्हें बंदूक की सिपाही, यानी वे बंदूक से हमारे देश की रक्षा करते हैं। फिर डॉक्टर्स जो होते हैं, वे कैसे लोगों की रक्षा करते हैं, तरह तरह की रक्षा करना होता है। जैसे कि डॉक्टर अपनी जगह पर हॉस्पिटल में मरीजों को निस्वार्थ भाव से वे लोगों को सेवा करते हैं। फिर जो देश के बॉर्डर में है, जो सैनिक तैनात रहते हैं, वे हमारे देश में आतंकवादियों को, बाहरी जो लोगों को वहाँ घुसने नहीं देते, उसे बंदूक की सिपाही, कोई दवा की सिपाही, और यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी को कलम की सिपाही के रूप में माना जाता है। यानी वे जब हाथ में कलम ले लेते, वे ऑटोमेटिक चलता रहता, जैसी उपाधियों से उन्हें विभूषित किया गया। तो जैसे हम लोगों ने 3 नाम उनका पाया, सबसे पहले धनपत राय जो उनका वास्तविक नाम था, फिर नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखना शुरू किया, फिर सोजे वतन कहानी के जब्त होने के बाद उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया, और उन्होंने कम से कम 300 से अधिक कहानियां, 14 उपन्यासों का रचना किया, और उन्हें उपन्यास सम्राट, महान कहानीकार, कलम के सिपाही के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सभी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उनकी जितनी सारी कहानियां, जो 300 से अधिक कहानियां हैं, वह मानसरोवर के 8 खंडों में या 8 भागों में संकलन किया गया है, यानी प्रकाशित किया गया है। उनकी प्रमुख कहानियों के कुछ नाम मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि नमक का दारोगा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, लेखक परिचय के बाद, जिसका नाम है नमक का दरोगा। शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, परीक्षा, बूढ़ी काकी, पूस की रात, कफन, सवा सेर गेहूं, 2 बैलों की आत्मकथा, ईदगाह,
आदि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यानी यह एक एक जितने भी कहानियों का नाम मैंने बताया, उस कहानी में एक एक कहानी का जो पात्र जो उसमें संकलित किए गए हैं, एक एक व्यक्ति के जो उसके वास्तविक जीवन से रिलेटेड जो दुख उसमें बताया गया है, वह बहुत ही मार्मिक है। इसलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माना जाता है। उनके द्वारा जो प्रमुख उपन्यास हैं वे क्या क्या है? गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। यहाँ पर इतने ही उपन्यासों का नाम जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पर और भी 3 नाम मैं जो करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा, जिसमें से एक है प्रेमा, दूसरा है मनोरमा, तीसरा है वरदान। यानी यहाँ पर जितने सारे उपन्यासों का नाम लिखा गया उसमें मैंने 3 नाम और जोड़ दिए जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो उनके 300 से अधिक कहानियाँ और 14 उपन्यास लिखे गए हैं। यहाँ जो मंगलसूत्र है, सबसे लास्ट वाला उपन्यास मंगलसूत्र, उसके ब्रैकेट में देखो अपूर्ण लिखा गया है। अपूर्ण यानी पूर्ण। पूर्ण का ऑपोजिट क्या होता है? अपूर्ण। अपूर्ण का ऑपोजिट क्या होता है? पूर्ण। यानी पूर्ण यानी पूरा, लेकिन अपूर्ण यानी अधूरा। यह जो मंगलसूत्र उपन्यास है वे अधूरा लिखा गया उपन्यास है। अब मन में सवाल आता है कि यह अधूरा क्यों रह गया? अधूरा इसलिए रखा गया क्योंकि वे 1936 में ये उपन्यास लिखना शुरू किया था, लेकिन बीच में ही उनका देहांत हो जाने के कारण यह उपन्यास अधूरा रह गया। यानी मंगलसूत्र जो उपन्यास है वह अधूरा ही रह गया था। उनके उपन्यास हैं। इसके अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद ने हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रों का संपादन भी किया। उन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, जिसमें से हैं प्रमुख पत्रिकाएं हैं हंस पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, जागरण। यह सारे उनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिसका संपादन वे कर रहे थे अपने देखरेख में। प्रेमचंद ने कहानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यानी उन्होंने जितने सारे कहानीकार हैं उसमें प्रेमचंद का नाम अतुलनीय है। इसलिए कहा जाता है कि कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का जो योगदान है वह एक क्रांति की तरह लाने वाली योगदान है। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन का जीवन चित्र दिखाई देता है। यानी उनकी जितने सारे कहानियां हैं उसमें ग्रामीण जीवन जो होता है, यानी ग्राम से रिलेटेड, गांव में रहने वाले व्यक्तियों के स्त्री पुरुष बाल बच्चे जो होते हैं, जो पर्व होते हैं, उनके ऊपर लिखी गई यह प्रमुख कहानियां हैं। अब उनकी भाषा शैली देखो। भाषा शैली अत्यंत सरल और सहज है, जिसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ लेता है। कहते हैं उनकी जो भाषा या शैली जो उनका प्रयोग किया गया है या कहानी में या उपन्यास में, वह अत्यंत सरल और सहज है। जो एकदम निरक्षर व्यक्ति होते हैं वह भी आसानी से इस कहानी को एक बार सुनने से वे आसानी से समझ जाते हैं कि इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, वे क्या बताना चाहते हैं। यही है उनका सबसे बड़ा खासियत। इनकी कहानियों में कोई न कोई महान संदेश निहित रहता है। उनकी प्रत्येक एक कहानी, जो 300 से अधिक कहानियां उन्होंने लिखी हैं, उनकी एक कहानियों में कोई ना कोई एक प्रेरणादायक संदेश छिपा रहता है। अंधविश्वास, अशिक्षा, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव, नारी पर अत्याचार आदि समस्याओं पर कठोर प्रहार कर समाज सुधार करना प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता है। उनकी कहानियों का प्रमुख विशेषता जो कहा जाता है वे विशेषता क्या क्या है, जैसे कि आम जनता से रिलेटेड, जैसे कि अंधविश्वास यानी जो हम लोग जादू टोना इस पर हम लोग जो विश्वास करते हैं, वे अंधविश्वास पर बहुत बड़ा व्यंग्य किया है। अशिक्षा यानी शिक्षा को महत्व न देने वाले व्यक्तियों को भी अपनी कहानियों में सम्मिलित किया है। छुआछूत यानी यह ऊंच नीच निम्न वर्ग के इंसान है, यह छोटे जाति का या उच्च जाति का है, यह गरीब है या धनी है, यह सारे जो छुआछूत का प्रथा जो था उसको भी उन्होंने फटकारा है अपने कहानियों के माध्यम से। ऊंच नीच का भेदभाव, नारी पर अत्याचार,
यानी हम देखते हैं हमारे वास्तविक जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत न्यूज़ चैनल्स में आते हैं, टीवी पर आते हैं, बहुत सारी ऐसे घटनाएं घटित होती हैं जो बहुत ही मर्मस्पर्शी होती हैं, जो इस पर नारियों पर अत्याचार किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो 1 दिन के 2 दिन के होते हैं उन पर अत्याचार किया जाता है। बड़े बुजुर्ग पर, जो बूढ़ी होते हैं उन पर भी अत्याचार चलाए जाते हैं। घर की जो महिलाएं होती हैं, बहू बेटियां होती हैं, उन पर भी अत्याचार किया जाता है। वे सारी समस्याओं को उन्होंने कठोर प्रहार करते हुए अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार लोगों से एक दूसरे से मिलजुल कर चलना चाहिए, एक दूसरे के दुख में कैसे सम्मिलित होकर उसको बांटे। उर्दू शब्द बाहुल्य तथा मुहावरों एवं कहावतों से कहानियों की रोचकता बढ़ गई है। उनकी जितने सारे कहानी उपन्यास है उनमें उन्होंने उर्दू, हिंदी में तो लिखा है लेकिन उर्दू का भी कुछ शब्द उसमें आ गए हैं। बाहुल्य यानी बहुत बार यह उर्दू के शब्द मिल जाते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, यह सारे उनकी कहानियों में सम्मिलित किया गया है, जिससे उनकी कहानी या उपन्यास में और ज्यादा रोमांचक, रोचक हो उठा है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने यह जो लेखक परिचय के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि मुंशी प्रेमचंद जो है उनका वास्तविक नाम है धनपत राय, फिर उनकी माता का नाम है आनंदी और पिता का नाम है अजायब लाल। उन्होंने सबसे पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखना शुरू किया। उनका पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन, लेकिन उन्हें जब्त होने के कारण उन्होंने मुंशी प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया। उनकी कहानियां कम से कम 300 से अधिक कहानियां हैं, 14 उपन्यास हैं और उनकी भाषा जो है बहुत ही सरल और सहज है। तो अभी हम लोग पाठ का विश्लेषण करेंगे कि यह नमक का दरोगा पाठ में उन्होंने क्या प्रेरणा हमें देना चाहते हैं। जैसे कि बच्चों, यहाँ जो पाठ का नाम है नमक का दारोगा, नमक यानी सॉल्ट, यानी जो नमक हम लोग खाते हैं सब्जी में, चाय में, वे नमक, और दारोगा यानी उसके इंचार्ज यानी पुलिस। तो नमक के दारोगा यानी नमक विभाग जो होते हैं उसमें एक दारोगा पोस्ट पर एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर यह कहानी लिखी गई है। तो कहते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। कह रहे हैं कि जब नमक का एक नया विभाग यानी डिपार्टमेंट, एक नमक के ऊपर एक डिपार्टमेंट बनाया गया। किसने बनाया? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यह भारत सरकार ने नहीं, बल्कि जब अंग्रेजों का शासन हम पर चलाया जाता था, हम पराधीनता में थे, ब्रिटिश के अधीन थे, तब उन्होंने नमक के ऊपर तरह तरह के रोक लगा दिए थे, जिस कारण ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया वस्तु, ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर यानी भगवान और प्रदत्त यानी ईश्वर से दिया हुआ जो सामान, जो वस्तु होते हैं, वह व्यवहार करने के लिए जो उन्होंने दिया है उस पर निषेध। भगवान का दिया हुआ सामान हर कोई व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उस पर अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दिया था। किस प्रकार की रोक, आगे हम लोग जानेंगे कि जब अंग्रेज सरकार ने नमक पर रोक लगा दिया तो लोग क्या करने लगे? लोग उसका चोरी छिपे व्यापार करने लगे। व्यापार यानी बिजनेस, नमक का बिजनेस चोरी छिपे करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। कहने की अनेक प्रकार, यानी जब नमक पर बहुत तरह तरह के रोक लगा दिए गए, उन पर कर लागू कर दिया गया। कर यानी टैक्स, जो गवर्नमेंट टैक्स होता है, यानी वो गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब नमक पर तरह तरह की कर टैक्स लगा दिए, तब लोगों ने उससे बचने के लिए, कर से बचने के लिए उन्होंने
चोरी छिपे छिपे हुए नमक का व्यापार करने लगे थे। उनके अंदर तरह तरह के अनेक प्रकार के छल यानी धोखा, प्रपंचों यानी झंझट से बचने के लिए वे आसानी से काम निकालना चाहते थे, तो कोई चालाकी से, कोई चतुराई से अधिकारियों के पो बारह थे। यानी अधिकारी कौन? यानी नमक डिपार्टमेंट, यानी नमक का जो विभाग था उसमें जो अधिकारी होते थे, जो दारोगा हैं, हेड कांस्टेबल है, पुलिस वाले हैं, हवलदार हैं, वे सारे अधिकारियों के पो यानी उनके मानो 10 उंगलियां घी में डुबोया गया हो, यानी चारों तरफ से भरा पूरा, चारों ओर से सुविधा उनको मिल रहा था। वे नमक विभाग से सुविधा, किस प्रकार की सुविधा? गवर्नमेंट ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनका गलत इस्तेमाल कर उनसे तरह तरह के जो घूस होता है वे ले लेकर वे अपना जीवन यापन करते रहते थे। पटवारी का सम्मानित पद छोड़ कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने को वहां दारोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। कह रहे हैं कि जो नमक विभाग था उसमें इतने ऊपरी इनकम होता था, ऊपरी आमदनी होती थी, जिसको देख जो बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वाले लोग थे, जो पटवारी थे, पटवारी, यहाँ पर पटवारी शब्द का अर्थ होता है कि जमीन का लेखा जोखा, जमीन का माप जोख करने वाले जो पटवारी होते हैं उन्हें पटवारी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि वे इतने पढ़े पढ़े लोग, वे पटवारी का नौकरी छोड़कर नमक विभाग में दारोगा की पोस्ट पाने के लिए वे नौकरी छोड़कर यहाँ आवेदन करते कि काश वे नमक विभाग में वे किस छोटे पद पर भी अगर आश्रित हो गए तो उनका तजुर्बा, उनका जो आमदनी है वह और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वे अपनी पटवारी के पद छोड़कर वे दारोगा के पद के लिए आवेदन करने लगे, ललचाने लगे। बंशीधर रोजगार की खोज में निकले। जो प्रमुख पात्र हैं नमक की दारोगा पाठ के, जो प्रमुख पात्र हैं वह हैं बंशीधर, है ना, मुंशी बंशीधर रोजगार की खोज में निकले। यानी बंशीधर नाम का एक पात्र है, प्रमुख पात्र, जो अपनी रोजगार यानी नौकरी के लिए वे इधर उधर भटक रहे थे, खोज रहे थे नौकरी। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। उनके जो यानी मुंशी बंशीधर के जो पिता हैं वे बहुत ही अनुभवी पुरुष थे। अनुभवी यानी बहुत ही एक्सपीरियंस, है ना, तजुर्बे वाले व्यक्ति थे। यानी दुनिया के हालचाल वे बहुत पहले से ही जान पहचान गए थे। समझाने लगे बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। इससे आगे की जो लेसन है वे हम अगले वीडियो में आप लोगों को व्याख्या करूंगा। धन्यवाद।